यदि आपने इनकम टैक्स पोर्टल को सर्च किया, सबसे पहला लिंक जो है incometax.gov.in, आपको इसका यूआरएल मिल जाएगा। तो हम इस वेबसाइट पे आएंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के लिए। तो इस इनकम टैक्स पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे आके आपको लॉग इन करना है और फिर यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। तो क्विकली मैं यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। अब डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा और फिर जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फाइल योर रिटर्न फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, इसके लिए हमें अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना है। तो हम यहाँ पे फाइल नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे 23-24 जो कि करंट असेसमेंट ईयर है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ये हम ऑनलाइन मोड जो है रिकमेंडेड ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप ITR 1 जो है किस तरीके से फाइल कर सकते हो, इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद हमें ITR 1 सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कि आप ITR 1 कब फाइल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो इस रीजन की वजह से हम ITR फाइल कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, वी हैव प्री फील्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फिर ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों एक एक करके हमें ये सारे सेक्शन जो है उनको कंफर्म करना होगा। हमारा जो फॉर्म 16 है या फिर फॉर्म 26 AS है और फिर AIS जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम यहाँ पे ये सारी डिटेल्स कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ और भी कई सारी जानकारी है। तो आपको वो चेक कर लेना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है ये एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय का अकाउंट है, तो यहाँ पे हम अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आपके हिसाब से आपको कौन सा एप्लीकेबल ऑप्शन होता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो अगर आप इन गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हो तो आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर जॉब में काम करते हो तो आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये फाइलिंग सेक्शन इसको 139(1) को ही सिलेक्टेड रखना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन ये आता है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें पूछ रहा है कि क्या हमें न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना है। तो हमें क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना है हमने नो पे सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। जो किसी एक अकाउंट को एज अ प्राइमरी अकाउंट आपको सेलेक्ट करना होगा ताकि आपको जो भी टैक्स रिफंड आता है, यानी कि अगर आपने एक्स्ट्रा इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो वो जो रिफंड आएगा किसी एक बैंक अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों आपको करेक्टली आपका जो बैंक डिटेल्स है वो प्रोवाइड करना होता है जब आप अकाउंट ओपन करते हो। तो यहाँ पे आपको वैलिडेट करना है कि वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और फिर इसके बाद हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म्ड हो गया। अब इसी प्रकार से हम ग्रॉस टोटल इनकम को भी कंफर्म करेंगे। तो हम इस सेक्शन में आते हैं और फिर जैसे कि आप देख सकते हो थोड़े से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करता हूं मैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा जो क्वेरी है यहाँ पे वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस यहाँ पे नो आएगा,
और फिर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो और आपको जो एचआरए का कंपोनेंट है आपकी सैलरी में वो आपको क्लेम करना है ताकि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स बचा पाओ, तो आपको यहाँ पे येस पे सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा कि कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो एज अ एचआरए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो सबसे पहली चीज ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी आपको कितनी मिली है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी है 5,14,680 रुपीज का। यहाँ पे एक नोट भी दिया है, वी हैव प्री फील्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 जो कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आता है, और फिर AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट वेरेवर एप्लीकेबल। सो बेसिकली AIS एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आपकी जो भी इनकम आती है या फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट से या फिर फिक्स डिपॉजिट से या फिर जब आप म्यूचुअल फंड्स को या फिर स्टॉक्स को बेचते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सारी डिटेल्स AIS डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट प्लस आपका फॉर्म 16 का डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आएगा, प्लस आपका फॉर्म 26 AS है। ये वाले डॉक्यूमेंट में भी ये वाला जो ग्रॉस सैलरी है वो मैच होना चाहिए। तो चलिए क्विकली हम देख लेते हैं कि फॉर्म 26 AS और AIS के डॉक्यूमेंट में ये वाला जो नंबर है वो मैच हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे फॉर्म 26 AS को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में आना है और फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स के सेक्शन में व्यू फॉर्म 26 AS ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आता है, तो हमें यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। एक न्यू विंडो में ये वाला जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री पे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। और फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे 23-24 क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए हमें डेटा चाहिए। और फिर व्यू एज पे सेलेक्ट करेंगे एज HTML और फिर यहाँ पे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया एक PDF डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्म 26 AS दिखेगा जहाँ पे आपको ये पार्ट 1 दिखेगा, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो आपकी सैलरी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 25 अप्रैल 2022 से लेके 24 मार्च 2023 यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर को कवर किया हुआ है यहाँ पे। और फिर ये जो आपका टोटल अमाउंट पेड या फिर क्रेडिटेड है ये आता है 514680। ये चीज आपकी मैच होनी चाहिए आपके ग्रॉस टोटल इनकम के साथ। तो यहाँ पे अगर हम हमारे जो फॉर्म है इनकम डिटेल्स में जाएं तो जैसे कि आप देख सकते हो 514680 ये मैच हो रहा है यहाँ पे इस अमाउंट के साथ। तो फॉर्म 26 AS के साथ तो मैच हो रहा है। अब हम AIS डॉक्यूमेंट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी पेज पे आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन में आके आपको जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इस पे क्लिक करना है और फिर प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। एक न्यू विंडो में AIS का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको AIS के सेक्शन में आना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको FY 22-23 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे पार्ट बी के सेक्शन में। तो यहाँ पे पार्ट बी के सेक्शन में आपको जो टोटल सैलरी है या फिर डिविडेंड जो आपको मिला है यानी कि जो भी इनकम हुई है इस माध्यम से वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आपका अमाउंट है वो है 5,14,680 रुपीज जो कि मैच हो रहा है आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इस नंबर के साथ मैच हो रहा है। तो हमारी फॉर्म 26 AS और AIS डॉक्यूमेंट दोनों में ही ये वाला जो नंबर है वो मैच हो गया। अब इसके बाद आपका जो भी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है वो यहाँ पे दिखेगा और फिर जो भी बाकी की चीजें हैं जो आपके एम्प्लॉयर ने रिपोर्ट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे फिल की गई हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो वो भी अप्लाई किया गया है। तो आपकी जो इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज होती है माइनस करने के बाद वो होती है 4,64,680 रुपीज। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। तो इस अकाउंट के लिए ये वाला जो ऑप्शन है वो एप्लीकेबल होता है अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और अगर आपने उसको रेंट पे दिया है यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है
है वो मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको भी मेंशन कर दिया है। अभी हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे और भी डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी फिक्स डिपॉजिट है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो वाला इंटरेस्ट पोर्शन जो है उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होता है अदर सोर्सेज में उसको ऐड करने के बाद। तो हम यहाँ पे ऐड अनदर पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट्स इन इंडिया, यस पे क्लिक करेंगे। हम सबका सेविंग्स अकाउंट तो होता ही है, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट हमें मिला है वो वाला जो अमाउंट है वो हमें मेंशन करना होगा। तो दोस्तों सेक्शन 80TTA के तहत मैक्सिमम 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये वाला जो नंबर है वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये वाली चीज भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखी है कि सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट कितना हुआ है, 6,626 रुपीज, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 6,626 रुपीज। इसके बाद डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा जो फिक्स डिपॉजिट्स है उससे हमें इंटरेस्ट मिला है। रिकरिंग डिपॉजिट्स या फिर और भी कोई टर्म डिपॉजिट्स हैं आपके, तो वो वाला अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो उसके लिए क्या नंबर है वो हम यहाँ से लेते हैं। उससे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि हमको समझ में आए कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये हमने ऑलरेडी कंसिडर किए हुए हैं। तो एफडी इंटरेस्ट जो है 7,227 रुपीज का है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 7,227 रुपीज। इसके बाद डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड इन इंडिया, तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कोई भी टैक्स रिफंड नहीं हुआ है। अगर आपका टैक्स रिफंड आया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके उस अमाउंट को मेंशन कर सकते हो। और फिर इसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, नो पे क्लिक करेंगे। ये बाकी के ऑप्शंस नो पे आएंगे। एंड देन डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, नो पे सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि इस अकाउंट के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। एनी अदर, नो पे क्लिक करेंगे। और फिर डिविडेंड इनकम जो है वो अपने आप ही एआईएस डॉक्यूमेंट से आ गया है 130 रुपीज का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली हमने सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे आ गए हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स। अब इसके बाद हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद इतना हो जाता है। और फिर एग्जेम्प्ट इनकम, तो दोस्तों अगर आपका पीपीएफ का अकाउंट है, आपको तो पता ही होगा कि जो इंटरेस्ट मिलता है आपको हर साल में वो टैक्स फ्री होता है। तो वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम में डाल सकते हैं क्योंकि आपको उस पर कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए लिया जाता है, तो हम वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है 4,504 रुपीज का है, तो मैं इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे हम एनी अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीपीएफ इंटरेस्ट अमाउंट। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी और एग्जेम्प्टेड इनकम का ऑप्शन एप्लीकेबल होता है तो आप वो वाला ऑप्शन यूज करके उतना जो इनकम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 4,504 रुपीज का जो इंटरेस्ट इनकम है वो हमने मेंशन कर दिया है। ऐड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टोटल एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन आ गया है, तो अब हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो भी कंफर्म हो गई है। अब हम टोटल डिडक्शंस के सेक्शन में जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें प्रोवाइड करने हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, नो पे क्लिक करूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, नो पे क्लिक करेंगे। क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपका एचआरए कंपोनेंट नहीं है आपकी सैलरी में, लेकिन फिर भी आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो, तो आप सेक्शन 80GG के तहत जितना रेंट आप पे करते हो उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन होता है जिसकी मदद से आप उस रेंट को क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो प्रोविडेंट फंड होता है उसका जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि पूरे साल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो वो वाला जो नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। इसके अलावा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2 पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, नो पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू पेमेंट्स मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, नो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, नो पे क्लिक करता हूँ। क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट सेक्शन 80TTA, तो यहाँ पे हम येस पे क्लिक
करेंगे, सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो हमें क्लेम करना है सेक्शन 80TTA के तहत। इसके अलावा क्लेम एनी अदर डिडक्शन हम यस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ डिडक्शंस कौन कौन से हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस अकाउंट के लिए सेक्शन 80CCD1 भी अप्लाई होता है, जो कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए अप्लाई होता है। तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि आपको अलग से 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिले ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो एनपीएस में निवेश करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एनपीएस का जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज का है, तो हम ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये भी हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं 1000 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज मैं भूल गया कि सेक्शन 80C में हमें ये वाले जो नंबर्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो सेक्शन 80C का ऑप्शन है यहाँ पे हमें बताया गया है डू यू एग्री विद इंफॉर्मेशन, हम नो पे क्लिक करेंगे और फिर जो टोटल अमाउंट है हमें वो प्रोवाइड करना होगा। तो ये वाला 21,600 हमें लेना होगा एज अ प्रोविडेंट फंड, तो हम यहाँ पे 21,600 रुपीज एज अ प्रोविडेंट फंड लेते हैं। और फिर दोस्तों ये सारे नंबर्स हमको ऐड करने होंगे जो भी स्कीम्स हैं सेक्शन 80C को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे ये वाला है 5,48,931 रुपीज, ये वाला अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत आपने कितना अमाउंट क्लेम किया है डिफरेंट स्कीम्स में, उसके हिसाब से वो वाला नंबर आपका यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई और डिडक्शन सेक्शन 80C में 1,50,000 आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। सेक्शन 80CCD1 भी यानी कि एनपीएस ऑप्शन को बिलोंग करता है, वो 1000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग्स अकाउंट का जो अमाउंट है उसको क्लेम करना है, तो हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं और फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो दोस्तों ये वाला डेटा मैं वापस से यहाँ से ले लेता हूँ। सेक्शन 80TTA के तहत 6,626 रुपीज है, तो हम ये वाला अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे और फिर इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपका जो टोटल डिडक्शंस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब दोस्तों हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला टोटल डिडक्शंस का सेक्शन है वो भी कंफर्म्ड हो गया। इसके बाद जो टैक्स पेड का ऑप्शन है हम इस सेक्शन में आते हैं। तो ये वाली सारी डिटेल्स भी आप वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, टीडीएस फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी और फिर कई सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इस अकाउंट के लिए ये सारे ऑप्शंस अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी का ऑप्शन बचता है, तो हम इस सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल जो है वो दिया गया है, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस दिया गया है। तो टोटल इनकम आपकी कितनी होती है वो बताया गया है, उसके हिसाब से आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टैक्स होता है वो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख के नीचे है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और भी जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो चेक करके वेरीफाई करना होगा और फिर एंड में आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना होगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने कंफर्म कर ली हैं, तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ और फिर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये पांचों सेक्शंस कंफर्म्ड हो गए हैं। तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹0, क्योंकि हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने डिडक्शंस को क्लेम कर लिया है जो कि हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब दोस्तों नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और फिर प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये वाले जो डिटेल्स हैं वो आपको वेरीफाई करने हैं और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हो और फिर रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स मैं क्विकली वेरीफाई कर लेता हूँ। अब ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, नो एरर्स वर फाउंड। अगर कुछ भी एरर्स आते भी हैं तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे एरर्स हैं और आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको इसको वेरीफाई करना होगा। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। इस स्टेप को मिस न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो ITR फाइलिंग प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन में आपके पास 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि हम इसको ई वेरीफाई करें। सो ई वेरीफाई के टाइम क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है
जो कि लिंक किया गया है आपके आधार के साथ, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे मेंशन करके इस ITR को वेरीफाई करना होगा। तो हम इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये OTP मेंशन कर दिया है। अब हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों आपको ये वाला मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो ITR फाइलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए, जो कि आपको 31 जुलाई 2023 से पहले करना होगा, नहीं तो आपको पेनल्टी जो है उसको पे करना पड़ सकता है अगर आपने इस डेट के बाद में ITR फाइलिंग करने का प्रोसेस कंप्लीट किया। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सके कि किस तरीके से वो अपना ITR फाइल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।